हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पक्सिनिया फंगस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पक्सिनिया फंगस के ब्रीफ लाइफ साइकिल के बारे में हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बॉटनी के पेपर में 3rd यूनिट में पढ़ना है और इस वीडियो में हम पक्सिनिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पक्सिनिया पौधों में एक महत्वपूर्ण रोग पैदा करता है, उसका नाम है रस्ट। और गेहूं के अंदर स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट नाम से प्रथम बार इटालियन साइंटिस्ट फोंटाना एंड टॉजेटी ने 1767 में बताया था। उसके बाद पियर्सन ने 1797 में इस कवक को पक्सिनिया नाम दिया था इन ऑनर ऑफ द इटालियन एनाटोमिस्ट टी पक्सिनी। और ये जो पक्सिनिया है यह बेसिडियोमाइसिटिस फंगस है, अर्थात इसकी क्लास है बेसिडियोमाइसिटिस, जो कि समस्त कवक जगत में सबसे विकसित क्लास मानी जाती है। तो इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। एलेक्सोपोलस 1962 के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इस पक्सिनिया कवक को किंगडम प्लांटी में रखा गया है। डिवीजन माइकोटा है, सब डिवीजन यू माइकोटिना है, क्लास बेसिडियोमाइसिटिस है जिसकी चर्चा अभी मैंने करी, सब क्लास है हेटेरोबेसिडियोमाइसिटिडी। हेटेरोबेसिडियोमाइसिटिडी का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत इसका जो मुख्य कैरेक्टर है वो है कि इसमें बेसिडियम सेप्टेट होती है, अर्थात फ्रेगमोबेसिडियम मिलती है, सेप्टेट बेसिडियम मिलती है, पटयुक्त बेसिडियम पाई जाती है। और इसमें जो ऑर्डर है वो है यूरिडिनेस, फैमिली पक्सिनिएसी और जीनस पक्सिनिया। तो बेसिडियोमाइसिटिस क्लास जो सबसे विकसित क्लास हम मानते हैं, उसकी दो सब क्लासेस हैं, होमोबेसिडियोमाइसिटिडी और हेटेरोबेसिडियोमाइसिटिडी। हेटेरोबेसिडियोमाइसिटिडी जिसमें सेप्टेट बेसिडियम मिलती है, उसमें दो मुख्य ऑर्डर्स हैं जो कि हम देखते हैं जो पौधों में बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। एक तो रस्ट कॉजिंग फंजाई और दूसरी है स्मट कॉजिंग फंजाई। रस्ट कॉजिंग फंजाई जिस ऑर्डर में रखी जाती है उसे बोलते हैं यूरिडिनेल्स, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं पक्सिनिया। यूरिडिनेल्स का जो मुख्य लक्षण है वो ये है कि इसमें जो बेसिडियम है उस पर जो बेसिडियोस्पोर लगते हैं वो स्टेरिगमेटा पे लगते हैं, अर्थात ये व्रंती होते हैं, छोटा सा व्रंत होता है स्टेरिगमेटा, उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर लगते हैं। जबकि जो स्मट कॉजिंग फंजाई है जिसके अंदर जो ऑर्डर है वो है अस्टिलैजिनेल्स, तो अस्टिलैजिनेल्स के अंदर जो बेसिडियोस्पोर लगते हैं वो सेसाइल होते हैं, अर्थात अव्रंती बेसिडियोस्पोर्स इसमें मिलते हैं। और दूसरा, ये सारे जो सिम्टम्स पैदा करता है वो स्मट नाम का सिम्टम, जिसे कंड आप कहते हैं, काला कंड, वो सिम्टम पैदा करता है। और रस्ट जो है जिसे हम कहते हैं किट, तो किट नाम का सिम्टम, किट नाम का लक्षण पौधों पे पैदा करता है। तो दो मुख्य जो कवक हैं हेटेरोबेसिडियोमाइसिटिडी के वो इन्हीं दोनों ऑर्डर्स में हैं, यूरिडिनेस एंड अस्टिलैजिनेस। यूरिडिनेस में बेसिडियोस्पोर्स स्टेरिगमेटा पे लगते हैं और ये रस्ट कॉजिंग फंजाई है। अस्टिलैजिनेस में बेसिडियोस्पोर्स सेसाइल होते हैं, अव्रंती होते हैं, सीधा बेसिडियम पे लगे होते हैं और ये स्मट कॉजिंग फंजाई है। अब यूरिडिनेस ऑर्डर की हम बात करते हैं। यूरिडिनेस ऑर्डर को मुख्यतः 3 फैमिलीज में हम पढ़ते हैं। पक्सिनिएसी फैमिली जिसमें हम पक्सिनिया आज पढ़ेंगे, सिलोस्पोरेसी फैमिली और तीसरी है मेलैम्सोरेसी फैमिली। पक्सिनिएसी फैमिली का जो मुख्य लक्षण है जिससे हम इसको पहचानते हैं, इस फैमिली के जितने भी कवक हैं उनको पहचानते हैं, वो लक्षण है कि इसमें जो टेलिटोस्पोर मिलते हैं वो स्टॉक्ड होते हैं, अर्थात इसमें व्रंती टेलिटोस्पोर्स मिलते हैं। और इसमें जो मुख्य जीनस हैं जो रस्ट कॉज करते हैं, जो कई पौधों में नुकसान पहुंचाते हैं रस्ट नाम का लक्षण पैदा करके, वो है पक्सिनिया, यूरोमाइसिस, रेवनीलिया, फ्रेगमेडियम। ये कुछ मुख्य पक्सिनिएसी फैमिली के कवक हैं जो कि रस्ट नाम का सिम्टम पैदा करते हैं। और उनका जो मुख्य लक्षण जिससे हम पहचानते हैं कि उनका जो टेलिटोस्पोर बनता है या जिसे टीलियोस्पोर भी वर्तमान में कहते हैं, वो स्टॉक्ड होता है, अर्थात पेडिसिलेट होता है, व्रंती होता है। और इसके अलावा सिलोस्पोरेसी एक और फैमिली है, उसके अलावा मेलैम्सोरेसी फैमिली है। सिलोस्पोरेसी फैमिली का खासियत है कि इसमें जो टीलियोस्पोर होते हैं वे अव्रंती होते हैं, सेसाइल टेलिटोस्पोर्स होते हैं। और इसी तरह से मेलैम्सोरेसी के अंदर जो टेलिटोस्पोर होते हैं वो भी सेसाइल टेलिटोस्पोर होते हैं, अर्थात इसमें भी स्टॉक एब्सेंट होता है। इसमें एक जीनस है मेलैम्सोरा आता है, रस्ट कॉजिंग फंजाई। तो मेनली जो आज हमको पढ़ना है बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर हेटेरोबेसिडियोमाइसिटिडी में मिलने वाला ऑर्डर यूरिडिनेस और यूरिडिनेस ऑर्डर में मिलने वाली फैमिली पक्सिनिएसी जिसका जीनस है पक्सिनिया। तो इसका अगर हम सोमैटिक स्ट्रक्चर देखें, ये पक्सिनिया जो कवक है उसका सोमैटिक माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम सेप्टेट होगा क्योंकि बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई में माइसीलियम सेप्टेट होता है। और यूजुअली आपने देखा था कि बेसिडियोमाइसिटिस कवक के अंदर जो सेप्टा मिलता है, टाइप ऑफ सेप्टा, वो डोलीपोर सेप्टा होता है। परंतु ये याद रखने वाली बात है कि पक्सिनिया के अंदर जो सेप्टा मिल रहा है, जो
पट मिल रहे हैं वो प्राइमरी सेप्टा मिल रहे हैं, बिल्कुल सेम जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में होते हैं, उस तरीके के प्राइमरी सेप्टा इसके अंदर मिलते हैं। ये बात याद रखनी है, इसके अंदर डॉलीपोर सेप्टा नहीं होते हैं, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज की मेंबर है उसके बावजूद भी। दूसरी बात, इसमें मुख्यतः तो दो प्रकार के माइसीलियम बनते हैं। प्राइमरी माइसीलियम जो होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है, अर्थात जो कि सबसे पहले हेप्लॉइड बेसिडियोस्पोर के अंकुरण के द्वारा जो जन्म लेता है, मोनोकैरियोटिक होता है, अर्थात उसके हर फ्रैगमेंट में एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, मोनो मतलब सिंगल। और दूसरा सेकेंडरी माइसीलियम होता है जिसमें डाइकैरियोटाइजेशन हो चुका है, अर्थात डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। N+N अवस्था आती है, अर्थात प्लाज्मा की अवस्था जैसी आपको दिख रही है, जो स्पर्मेटाइजेशन हो जाने के बाद बनता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम मुख्यतः इसमें देखने को मिलते हैं। और ये जो पक्सिनिया है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी है, अर्थात अगर लिविंग होस्ट इसको नहीं मिलेगा तो ये अपना जीवन यापन कंटिन्यू नहीं कर सकता है, और इसके लिए इसको हॉस्टोरिया बनाना पड़ता है। चूषकांग के द्वारा ये अपना पोषण प्राप्त करता है, होस्ट की कोशिकाओं में चला जाता है और उस परपोषी की कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। फिर इसके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोबायोटिक हैप्लॉइड लाइफ साइकिल ही होगी, जिसे हम HH के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह इसका जो मुख्य माइसीलियम है वो हैप्लॉइड होता है। तो एक ही लाइफ फॉर्म है और वो हैप्लॉइड प्रकार का होता है। और मियोसिस जो होती है वो जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोट बनने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है और पुनः हैप्लॉइड माइसीलियम बन जाता है। तो हैप्लोबायोटिक हैप्लॉइड लाइफ साइकिल से इसे हम पहचानते हैं। जो सबसे मुख्य बात इसके अंदर याद रखने की है वो बात यह है कि इसके अंदर स्पोर पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, अर्थात एक से अधिक प्रकार के बीजाणु बनते हैं। और ये जो बीजाणु है स्पेशली 5 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर रख करके हम पढ़ते हैं। पहला स्टेज 0 से हम शुरू कर रहे हैं और अंतिम स्टेज 4। तो टोटल 5 स्टेजेस हो गई, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। और ये 5 प्रकार के स्पोर्स जो हैं वो पक्सिनिया के अंदर बन रहे हैं, परंतु हम आगे देखेंगे कि पक्सिनिया की सारी जातियों में ये 5 स्पोर्स नहीं बनते हैं। पक्सिनिया की कुछ जाति में 5 स्पोर्स बनते हैं और कुछ जातियों में 2 या 3 प्रकार के स्पोर ही इनमें से बनते हैं। तो हमें ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करना है, बिकॉज जब हम आगे पक्सिनिया की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो ये हमें स्टेजेस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेज 0 से शुरू कर रहे हैं। स्टेज 0 में 2 प्रकार के बीजाणु बन रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं स्पर्मेशिया और दूसरा है रिसेप्टिव हाइफा। स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा दोनों हैप्लॉइड हैं और वो कहाँ बन रहे हैं? स्पर्मोगोनिया में बन रहे हैं। स्पर्मोगोनिया एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है जिसमें स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा नाम करके 2 बीजाणु बनेंगे। बेसिकली अगर हम आगे इसको पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि स्पर्मेशिया इसका मेल सेक्स ऑर्गन के जैसे बिहेव करेगा और रिसेप्टिव हाइफा इसका फीमेल गैमेट के जैसे बिहेव करेगा। तो पहली स्टेज 0 हमने पढ़ ली। उसके बाद स्टेज 1 जो स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा के आगे बनती है, वो स्टेज 1 जो है उसमें एशियोस्पोर्स बनते हैं और एशियोस्पोर्स के अंदर N+N अवस्था अर्थात प्लाज्मोगेमी की अवस्था आ चुकी है। 2 केंद्रक पास पास आ चुके हैं, डाइकैरियोटिक अवस्था में मिल रहे हैं। एशियोस्पोर्स N+N अवस्था में होते हैं और कहाँ बनते हैं? जिसमें बनते हैं, जिस कप में बनते हैं उसको एशिया बोलते हैं या एशिडियल कप बोलते हैं। उसके अंदर ये खूब सारे एशियोस्पोर्स बनते हैं, परंतु जो कैसे होते हैं? डाइकैरियोटिक होते हैं। तो दिस इज स्टेज 1। और इस स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आती है। ये एशियोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिडिनियोस्पोर्स में, या हमें इसे यूरिडोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये देख रहे हैं इस राइट साइड कॉर्नर पे, ये जो पिक्चर है इसमें देख रहे हैं यूरिडोस्पोर्स हैं और ये यूरिडोस्पोर्स स्टॉक्ड होते हैं। इनके नीचे व्रंत दिख रहा है आपको और सिंगल सेल आपको दिख रहे हैं, यूनिसेलुलर दिख रहे हैं। और इसमें प्रत्येक के अंदर 2 केंद्रक मिलते हैं। N+N अवस्था यहाँ भी मिलती है। ये यूरिडोस्पोर जिस पस्ट्यूल में बनते हैं उसको यूरिडीनिया हम कहते हैं या यूरिडोपस्ट्यूल कहते हैं। उसके बाद आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है कि जो यूरिडिनियोस्पोर्स हैं अब वहां पे टीलियोस्पोर्स बनना शुरू होते हैं, जिसे हम टेल्यूटोस्पोर कहते हैं। ये टेल्यूटोस्पोर आप पक्सिनिया के देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं बाइसेल्ड है, 2 कोशिकाओं वाले हैं और इसके नीचे व्रंत स्टॉक आपको दिख रहा है। तो जैसा हमने पढ़ा ही था कि पक्सिनेसी फैमिली का कैरेक्टर है, उसमें स्टॉक टेल्यूटोस्पोर है, तो व्रंत आपको दिख रहा है टेल्यूटोस्पोर के नीचे और बाइसेल्ड दिख रहे हैं, द्विकोशिकी हैं। परंतु खास बात है कि इनिशियली इसमें 2 केंद्रक अलग अलग दिख रहे हैं, N+N अवस्था है, परंतु बाद में यहाँ पे कैरियोगेमी हो जाती है और ये डिप्लॉइड अवस्था 2N में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा हैप्लॉइड, स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा स्टेज 0 में। स्टेज 1 में एशियोस्पोर्स N+N अवस्था में, यूरिडिनियोस्पोर्स या यूरिडोस्पोर्स भी N+N अवस्था में। टेल्यूटोस्पोर जो है N+N अवस्था से होते हुए 2N में कन्वर्ट होते हैं। एंड 2N जब हो चुका है तब आप जानते हैं कि जब जाइगोट बन गया तो अब यहाँ जाइगोटिक मियोसिस होगी। तो अब मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के बाद अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स जो बनेंगे वो स्पोर्स कहलाते हैं बेसिडियोस्पोर्स।
और वो इसकी स्टेज 4 कहलाती है। ये बेसिडियोस्पोर्स जहां बनते हैं, जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं, उसे हम बेसिडिया कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। और हमने जैसा देखा ये हेट्रोबेसिडियम एसिडिटी का मेंबर है, तो इसमें सेप्टेट बेसिडियम मिलती है। ये इसका मुख्य कैरेक्टर है। तो 5 प्रकार के स्पोर हो गए, स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा, फिर एशियोस्पोर, यूरिडिनोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स एंड सबसे लास्ट में बेसिडियोस्पोर्स। तो इन 5 प्रकार के स्पोर का पॉलीमॉर्फिज्म इस पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में हमें देखने को मिलता है। और अब हम आगे जब नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये पक्सिनिया जो है वो अलग अलग होस्ट पे अपना जीवन यापन पूरा करता है। कई बार इसे 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। अपने कुछ जो लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं, जो स्टेजेस हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर होस्ट पे पूरा करता है और बाकी के जो स्पोर्स जो हैं वो दूसरे होस्ट पे पूरा करता है। तो वो हम आगे डिटेल लाइफ साइकिल देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि पक्सिनिया जो मुख्य लक्षण पौधों में पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं रस्ट डिजीज। इसका मतलब है जैसे कि जंग लग गया हो, तो आपको पत्ती में या उसके तने पे दूर से ऐसा लगेगा जैसे जंग लग गया है, जैसे लोहे की कुर्सी में जंग लग रहा है, वैसे जंग लगे हुए धब्बे धब्बे आपको ये दिख रहे हैं। और स्पेशली ग्रामीणी फैमिली के जो पौधे हैं, पोएसी फैमिली के जो पौधे हैं, उनके अंदर ये पक्सिनिया रस्ट नाम का रोग पैदा करता है। जैसे गेहूं में, बार्ली में, बाजरा में, सोरगम में, ओट्स में, इस तरह से कई इस प्रकार के ग्रामीणी फैमिली के मेंबर्स को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। और हम जानते ही हैं कि पोएसी फैमिली के मेंबर्स को सीरियल्स कहते हैं, और सीरियल्स जो हैं अन्न के रूप में हम लोग मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं। तो अगर सीरियल्स में अगर किसी क्रॉप में नुकसान होता है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, उस कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए रस्ट का कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी था। तो आप देखते हैं कि गेहूं पे स्पेशली हम देखेंगे कि ट्रिटिकम एस्टाइवम जो गेहूं का बॉटनिकल नेम है, गेहूं पे रस्ट कई प्रकार की है। स्पेशली जो सबसे कॉमन रस्ट इसमें मिलती है वो है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, जिसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं काला किट। जिसमें आप देख रहे हैं जो स्पीशीज है वो है पक्सिनिया ग्रामिनिस, और उसकी फॉर्मा स्पेशलिस्ट एक एफ स्पीशीज है, वो है ट्रिटिसाई, जो पर्टिकुलर गेहूं पे ही करती है। फॉर्मा स्पेशलिस्ट एफ एस पी नाम से इसको लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो जातियां हैं दिखने में तो आइडेंटिकल होती हैं, परंतु वे होस्ट की रेंज में डिफर होती हैं। तो ट्रिटिसाई इसका मतलब ये गेहूं पे ही आक्रमण करने वाली कवक है। तो पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई जो है वो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट करती है। उसी प्रकार से गेहूं में एक और रस्ट नाम का रोग है, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा से होने वाला, जिसे ब्राउन रस्ट कहते हैं, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा से होने वाला। और एक है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस से होने वाला येलो रस्ट, येलो ऑरेंज रस्ट जिसे हम कह रहे हैं। तो ये जो व्हीट पे होने वाली रस्ट है स्पेशली सबसे ज्यादा होती है पक्सिनिया ग्रामिनिस स्पीशीज, फॉर्म स्पीशीज उसकी ट्रिटिसाई। और ये जो फॉर्म स्पीशीज होती हैं कई बार होस्ट स्पेसिफिक सब स्पीशीज या स्पेशल फॉर्म के रूप में मिलती हैं। और आज वर्तमान में इसकी भी वापस कई रेसेस यानी 300 से भी ज्यादा फिजियोलॉजिकल रेसेस अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना ब्रॉडर होस्ट रेंज है। तो जितनी ब्रॉडर होस्ट रेंज होगी उतना ही ये इजीली सरवाइव करता रहता है। उसके अलावा भी पक्सिनिया की कई जातियां हैं जो कि गेहूं के अलावा और भी कई ग्रामीणी फैमिली के पौधे हैं जिनपे रोग पैदा करती है, और कई डाइकॉट्स में भी कई बार करती है। तो हम देखते हैं पक्सिनिया की स्पीशीज हॉर्डाई, पक्सिनिया हॉर्डाई बार्ली में बार्ली लीफ रस्ट करती है। बार्ली का नाम हॉर्डियम वल्गैर है, तो उसमें पक्सिनिया हॉर्डाई बार्ली लीफ रस्ट करती है। उसी प्रकार से बाजरा की लीफ रस्ट बाजरा में करने वाली स्पीशीज है पक्सिनिया पेनिसिटाई। उसी प्रकार कॉमन कॉर्न रस्ट करने वाली है पक्सिनिया सोरगाई। पक्सिनिया पर्पुरिया जो है वो सोरगम की लीफ रस्ट कर रही है। उसी प्रकार से पक्सिनिया एरेकिडिस है वो पीनट में रस्ट पैदा कर रही है। पक्सिनिया कोरोनेटा है वो क्राउन डस्ट डिजीज ऑफ ओट्स कर रही है। पक्सिनिया एंटीराइनाई स्नैप ड्रैगन में रस्ट कर रही है। और पक्सिनिया मालवेसी रैम ये हॉलीहॉक में अर्थात मालवेसी फैमिली का यानी एक डाइकॉट प्लांट है, उसमें भी रस्ट सिम्टम पैदा कर रही है। तो पक्सिनिया जो है आप देख सकते हैं कि कई सारे पौधों में रस्ट का रोग पैदा करता है, और उससे पौधे की उपज जो है पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है और पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए इसके कंट्रोल के लिए भी कई उपाय किए जाते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि अगर हम गेहूं बो रहे हैं तो हम रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी को ही बोएं, अर्थात रस्ट प्रतिरोधी किस्मों का उगाया जाना। उसके अलावा इसमें कई किस्में इसमें बताई गई हैं, जैसे मैक्सिकन ड्वार्फ, S227, S307, S308, लर्मा राजो, सोनोरा 63, सोनोरा 64, ये कुछ वेराइटीज हैं गेहूं की जिनको ग्रो करने से हम लोग पक्सिनिया के प्रकोप से बच सकते हैं। उसके अलावा अगर पक्सिनिया का इन्फेक्शन अगर हो ही गया है पौधे में तो कई फंजीसाइड्स का छिड़काव किया जा सकता है। कवकनाशियों का छिड़काव जैसे जिनेप केमिकल है, मैनेप प्लस केमिकल है, इनका छिड़काव किया जा सकता है।
और उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेप वो हम कर सकते हैं कि हम ऑल्टरनेट होस्ट को कंप्लीटली हटा दें। तो जो गेहूं है और गेहूं के ऊपर जो पक्सिनिया रोग पैदा कर रहा है, उसका ऑल्टरनेट होस्ट जो उसके आसपास मौजूद है, उस ऑल्टरनेट होस्ट को हटा देंगे तो पक्सिनिया की लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगी और वापस लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए जो रेस्ट ऑफ द स्पोर्स उसको चाहिए वो नहीं बन पाएंगे। और जब वो नहीं बन पाएंगे तो रिकरेंस जो है वीट रस्ट या किसी भी प्लांट पे जो रस्ट है उसका रिकरेंस जो है वो रुक जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट होस्ट पता चल जाए तो ऑल्टरनेट होस्ट का इरेडिकेशन हम उस खेत के आसपास से कर दें। तो इस प्रकार के कुछ रोकथाम के उपाय हम करते हुए रस्ट नाम के रोग से पौधों को बचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पक्सिनिया का जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा कि पक्सिनिया रस्ट नाम का रोग पैदा करता है। ये बेसिडियोमाइसिटीज कवक है, इसका ऑर्डर यूरिडिनेल्स है, फैमिली पक्सिनियेसी है। इसमें 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा, एशियोस्पोर्स, यूरिडिनोस्पोर्स, टेलिटोस्पोर्स और सबसे लास्ट में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो आफ्टर मियोसिस बनते हैं। तो इस प्रकार के 5 स्पोर्स का स्पोर पॉलीमॉर्फिज्म का मिलना पक्सिनिया का एक मुख्य कैरेक्टर है। तो अगले वीडियोस में हम और अधिक चर्चा पक्सिनिया की लाइफ साइकिल से संबंधित करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में इन कुछ किताबों का और कुछ इंटरनेट से मिले रेफरेंसेस का मैंने प्रयोग किया है। Thank you very much for patientful listening. And if you like this video, then please subscribe my channel and comment on it. Thank you so much.